डियर स्टूडेंट, हम लोग पवन पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि जो हवा होता है, जो वायु होती है, उसका जो क्षैतिज संचलन होता है उसी को हम लोग पवन बोलते हैं। और इस क्षैतिज संचलन में हॉरिजॉन्टल जो चलन उसका होता है, कन्वेंशन जो होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। एक वायु दाब काम करता है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलेंगी। दूसरा, दाब प्रवणता बल काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। और तीसरा कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो रोटेशन मूवमेंट है, उसके कारण कोरियोलिसिस फोर्स पैदा होता है, जिससे भी हवा के वेग में जो है परिवर्तन होता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पूर्व के क्लासों में विस्तार से देखा। आज के क्लासों में हम लोग देखेंगे कि हवा कितने प्रकार की होती है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि हवा 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सन्मार्गी पवन, जिसका इंग्लिश होगा ट्रेड विंड। दूसरा को बोलते हैं सामयिक पवन, यानी सीजनल विंड। और तीसरा को बोलते हैं स्थानीय पवन, या लोकल। प्रश्न ये है कि इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये सन्मार्गी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अस्थाई पवन होगा। अस्थाई पवन, इसका इंग्लिश में बोलेंगे परमानेंट विंड। ठीक है, तो 3 भाग में बांट करके, यानी उसके जो चलने का दिशा है, चलने का समय है, उसके आधार पर 3 भाग में हम 3 प्रकार के पवनों को हम लोग देख सकते हैं। एक प्रकार का पवन वो है जिसका इस पृथ्वी पे दिशा हमेशा फिक्स रहता है और पूरा वर्ष भर वो पवन उसी दिशा में चलता है। उसको, ऐसे पवनों को हम लोग अस्थाई पवन बोलते हैं। इसमें से मुख्य रूप से 3 पवनें आएंगी। उसमें सन्मार्गी पवन यानी ट्रेड विंड, और पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज, और ध्रुवीय पवन पोलर विंड। ये 3 पवन ऐसे हैं जो वर्ष भर चलती हैं और एक दिशा में चलती हैं। इसीलिए ऐसे पवनों को हम लोग अस्थाई पवन या परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा जो पवन का रूप है वो है सामयिक या सीजनल विंड, यानी मौसम के अनुसार जो है वो हवा पैदा होता है, पवन पैदा होता है। जैसे उदाहरण के लिए घाटी समीर, या पर्वतीय समीर, या हम लोग स्थलीय समीर या सागरीय समीर, या एक और मानसूनी हवा, ये सब जितना है मौसम के अनुरूप जो है वो इसका चलन होता है, उसको हम लोग सामयिक पवन बोलते हैं। और तीसरा पवन का रूप है स्थानीय पवन, लोकल विंड, जो किसी एक ही स्थान पे विशेष रूप से चलता है। ये हम लोग नोट्स में याद भी कर रहे हैं स्थानीय पवन को, जिसमें हम लोगों ने चिनूक, हबूब, ट्रायमोंटाना और फॉन और सिमूम, ये सब बहुत सारे रूप देखते हैं जो अलग अलग, जैसे आप लोग रॉकी पर्वत पर ही सिर्फ एक पवन चलती है जिसको हम लोग चिनूक बोलते हैं। आल्पस पर्वत पे पवन चलती है जिसको हम लोग फॉन बोलते हैं। तो सब के सब स्थानीय पवन है और वो हम लोग अलग से रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अध्ययन का विषय जो है वो ये है कि अस्थाई पवन, परमानेंट विंड। क्लियर? उसमें पहला जो हम लोग देखेंगे वो होगा सन्मार्गी पवन। सन्मार्गी पवन, उसके लिए से बोलेंगे ट्रेड। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सन्मार्गी पवन का इंग्लिश रूप है, तो ये भ्रामक, ये जो ट्रेड विंड है शब्द, ये वास्तव में अंग्रेजी नहीं बल्कि ये जर्मन शब्द है, और जिसका अर्थ व्यापारिक पवन नहीं होगा, जिसका अर्थ ये जर्मन भाषा में जो इसका अर्थ होगा कि निश्चित दिशा,
फिक्स डायरेक्शंस। यानी यहाँ ट्रेड जो शब्द है वो जर्मनी शब्द है, इंग्लिश शब्द नहीं है। इंग्लिश शब्द का अर्थ होगा व्यापारिक, लेकिन जर्मन शब्द का जो अर्थ है वो है एक निश्चित दिशा में चलने वाला पवन, इसीलिए उसको सन्मार्गी उसका हिंदी है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग व्यापारिक पवन प्रचलित हो गया तो कहते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यह व्यापार के लिए कोई पवन है या व्यापारियों के लिए पवन है, बल्कि ये जो शब्द निकला है ट्रेड वो जर्मन शब्द निकला है और इसका अर्थ होता है निश्चित दिशा। ये तो पहले आपका क्लियर हो गया ये शब्द का। अब देखिए कि ये जो सन्मार्गी पवन है इसका चलन जो होता है ये कहां से कहां तक चलता है, तो 35 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री। तो 35 डिग्री क्या हुआ, तो उपोष्ण कटिबंध है ना, उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध का इंग्लिश क्या आपने लिखा था, टेम्परेट जोन हो गया, 30 से 35 तक पढ़ेगा। और ये जो 5 डिग्री है ये क्या, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। यानी 35 डिग्री से 5 डिग्री तक दोनों गोलार्ध होंगे। यहां क्या है, दोनों गोलार्ध होंगे, यानी बोथ हेमिस्फीयर में। बोथ हेमिस्फीयर में, बोथ हेमिस्फीयर का अर्थ समझ गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में ये चलेगा। अब देखिए जब दोनों हेमिस्फीयर में हम लोग देखते हैं तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें इसकी दिशा क्या होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो दक्षिण से उत्तर की होगी। लेकिन ये दोनों हवाएं कॉरियोलिस फोर्स के कारण ये क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना, ये चेंज हो जाता है और फिर ये उत्तर दक्षिण का के जगह पर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, और दक्षिण उत्तर की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये हवा अपनी दाईं ओर मुड़ रही है और साउथ हेमिस्फीयर में ये हवा अपनी बाईं ओर मुड़ रही है। जैसे अगर आप इसको ग्लोब पर बना के देखना चाहिए तो इस ढंग से देख सकते हैं। एक छोटा सा आपके सुविधा के लिए हम बना दें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका 35 डिग्री हम मान लेते हैं और इधर से 35 डिग्री। तो अपनी दाहिनी ओर यानी दिशा तो इस तरफ इसका हुआ बहने का, यानी उत्तर से क्या हो जाएगा, दक्षिण, और इधर दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर। तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऊपर में आप इस ढंग से खड़े रहिएगा तो क्या हो जाएगा, अपनी दाहिनी ओर मुड़ रहा है, यानी हवा किस ओर चल रही है, ऐसे ऐसे, ये दाहिनी ओर मुड़ गई, ठीक है। अब इधर आप खड़े हुए हैं तो इधर बाईं ओर मुड़ रही है, यानी हवा का दिशा क्या हो जाएगा, इस तरह से। ये दाईं और बाईं का अर्थ समझ में आया ना, ये नहीं समझ में आ रहा हम लोग के कंटेंट में तो ये इधर हो जाता है, आप ही के कंटेंट में हम बोल रहे हैं। आप यहाँ पर खड़ा होइएगा मुंह करके, हम ऐसे खड़े ऊपर खड़े होंगे, इसका मतलब ऐसे खड़े होंगे हैं,
तो ऐसे खड़े होंगे तो मेरा दाहिना हाथ इस साइड में आया ना, तो इस साइड में झुका हुआ है कि नहीं। अब इसका मतलब कि हम ऐसे खड़े होंगे तो बायां हाथ आया इधर, तो बाईं ओर झुका हुआ है ये, तो इस ढंग से इसका दिशा इसका ये हो जाएगा। अब इसकी देखिए विशेषता क्या है कि ये जो पवन है, ये पवन 35 डिग्री से जो चल रहा है, तो ये 35 डिग्री क्या है, सूखा इलाका है, ठीक है। तो ये पवन भी सूखी रहेगी, पवन क्या रहेगी, सूखी रहेगी। इसलिए इस पवन से वर्षा नहीं होगा, समान रूप से। लेकिन यही पवन अगर समुद्री एरिया से गुजर रहा है, कहीं पर पानी होगा, तो इस समुद्री क्षेत्र से आर्द्रता ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, आर्द्रता ग्रहण कर लेगा और महाद्वीप के पूर्वी भाग पर बारिश करेगा, क्योंकि पूर्वी पवन है। आर्द्रता जिस तरफ से घेरेगा तो पूरब की तरफ बढ़ेगा ना, तो ये आर्द्रता से महादेश के पूर्वी भाग पर जो है ये क्या करेगा, वर्षा करेगा। और पश्चिमी भाग इस महादेश का क्या होगा, वर्षा विहीन होगा, यानी रेन शेडो एरिया हो जाएगा। और इसीलिए विश्व के अधिकांश मरुस्थल आप देखिएगा तो इसी पश्चिमी भाग में आपको पाया जाएगा, पूर्वी भाग में नहीं। प्रश्न आता है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल जो है इस जोन में, यानी उपोष्ण जोन से उष्ण जोन तक, आखिर अधिकांश मरुस्थल इधर ही क्यों पाया जाता है। यानी आप देखिए इसमें वो वाला मैप देखें, वहां से इसमें आप गौर से देखिए, इस मैप में तो 0 डिग्री आपका कहाँ हुआ, ये वाला हुआ 0 डिग्री, ठीक है, देख लिया आपने। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं कि 30 डिग्री यहाँ हुआ और 30 डिग्री यहाँ हुआ, पुनीता जी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यहीं पर ये पवन चल रही है। अब देखिए अफ्रीका का ये कॉन्टिनेंट है ना, तो पश्चिमी ही भाग है, रेगिस्तान पाया जा रहा है, तो उसी का और पूर्वी भाग में बारिश हो रही है। तो क्यों, क्योंकि ये पूर्वा पवन है। इसका एक दूसरा नाम क्या हम लोग बोलते हैं, ईस्टर्लिस। इस पवन के लिए एक अलग नाम है पूर्वा पवन। कौन सा पवन, पूर्वा पवन, यानी ईस्टर्लिस भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि पूरब दिशा की ओर ये बढ़ता है, ये चलता है। क्लियर, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये पवन जो है वो 35 डिग्री से 5 डिग्री पर अगर पहुंचेगा तो क्या होगा, एक अभिसरण क्षेत्र का निर्माण करेगा। अभिसरण क्षेत्र का, यानी इसका इंग्लिश होगा कन्वर्जिंग जोन। इसका अर्थ क्या हो कि यहां पर जो 5 डिग्री पर आ जाएगा, ये आप मान लीजिए यहां से लेके यहां तक 5 डिग्री पूर्व और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, तो ये जो यहां से यहां तक का जो इलाका हो गया ये वाला, ये इसका कन्वर्जिंग जोन है। अब यहां पर उत्तर पूर्व वाली हवा और दक्षिण पूर्व वाली हवा आपस में मिलेगी नहीं। ये पवन किस चीज में चेंज कर जाएगी, तो एक संवहनीय धारा, यानी अब इसका पवन नहीं रहेगा, ये अब वायु धारा हो जाएगी, एयर करंट हो जाएगी, जो पूर्व में बता चुके हैं। यानी अब इसका संचलन क्षैतिज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा।
तो ये इस पवन की जो है, क्यों? क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ यानी 5 डिग्री दक्षिण और उत्तर का जो बीच का इलाका है वो डोल्डर्म कहलाता है, एक शांत पेटी कहलाता है, जहाँ हवा माने पवन के रूप में नहीं चलती है बल्कि वायु धारा के रूप में चलती है, और यहाँ पर ये घनघोर वर्षा करता है। तो ईस्टर्लीज से यानी सनमार्गी पवन से यानी ट्रेड विंड से बारिश सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन दो परिस्थितियां हैं कि वर्षा होती हैं। एक परिस्थितियां कहाँ? तो महादेश के पूर्वी तट पे। क्यों? क्योंकि समुद्र से वो आर्द्रता ले लेती है और वो हवा पूरे महादेश पर जब क्रॉस करती है तो उसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है और फिर पश्चिमी तट पर पहुंच करके वो बारिश नहीं करती है। इसीलिए महादेशों में अधिकांश मरुस्थल का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? पश्चिमी तट। ये टेक्निकली बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? पूरा का पूरा फिर से समझाएं। समझ में बहुत कठिन बात है। अगर यूं ही आपसे पूछ दिया जाता है कि अधिकांश महादेश में ये जो उष्ण से उपोष्ण कटिबंध के बीच का जो इलाका है, इसमें अधिकांश रेगिस्तान पश्चिमी तट पर ही क्यों पाए जाते हैं, तो वो आपको समझ में आ गया। वो ईस्टर्लीज के वजह से, पूर्वा हवा के वजह से, क्योंकि पूर्वा हवा महादेश के पूर्वी तट पर ही बारिश करती है, पश्चिमी तट पे। अब आइए साहब, अगला जो हवा है उसको हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन वेस्टर्लीज, यानी ये खा में हो गया पछुआ पवन, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं वेस्टर्लीज। देखिए इसका जो दिशा होता है, इसका जो क्षेत्र कह लीजिए, तो 60 डिग्री से लेकर करके 30 या 35 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कौन सा इलाका हो गया? तो ये शीतोष्ण कटिबंध का हो गया, और ये कौन सा हो गया? उपोष्ण कटिबंध। ठीक है ना? तो यहां वायु दाब क्या है आपका? अधिक है, प्लस है, और 35 डिग्री पर इसकी तुलना में वायु दाब क्या है? तो माइनस है, यानी कम है। तो हवाएं किस ओर से चलेंगी? प्लस से माइनस की। अब यहां भी देखिए दिशा, तो यहां उल्टा हो जाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या हो जाएगा? तो होना चाहिए था क्या? उत्तर दक्षिण। तो यहां यह हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या? उत्तर पश्चिम। और उसी ढंग से दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो हो जाएगी दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी अब इसको अगर यहां पर मैप बना करके आपको स्पष्ट किया जाए तो कुछ इस ढंग से हो सकता है कि ये तो आपका 0 डिग्री हो गया, यहां पर आप 65 मान लीजिए और यहां पर आप 35 मान लीजिए, है ना? इसी ढंग से यहां पर आप 65 मान लीजिए और यहां पर आप 35 मान लीजिए। अब यहां चल रहा था इस ढंग से, तो यहां ये ऐसे ऐसे चलेगा, यानी दिशा जो है चेंज हो जाएगा। और यहां कैसे चलेगा? तो ऐसे ऐसे चलेगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में ये पूरब की ओर था, ये पश्चिम की तरफ हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में ये पश्चिम की तरफ था, ये पूरब की तरफ हो गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा कॉर्डियोलिसिस फोर्स के कारण। इसमें अब चूंकि ये 60 या 65 डिग्री के इससे आ रहा है, तो इसमें आर्द्रता रहेगी, ठीक है? और आर्द्रता रहने के कारण जो है
ये जो है वर्षा करती है, एक सामान्य बात है। लेकिन वर्षा का जो आदर्श रूप इसका है, किसका? वेस्टर्लिस का, पछुआ पवन का। इसका जो आर्द्रता का आदर्श रूप कहिए, एक आइडियल रूप, वो सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है। अब इसका वर्षा का या आर्द्रता का आदर्श रूप दक्षिणी गोलार्ध में ही क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में इस जोन में अधिकांशतः जो है स्थलीय भाग है, जिसके कारण से इस गोलार्ध में इनका जो दिशा जो है वह अनिश्चित हो जाता है और अपना आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। यानी जो दिशा बताया गया है इसमें बहुत टूटन हो जाता है और अच्छा वर्षा ये नहीं कर पाती है, टूट कर बिखर जाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ जल ही जल है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में है वो एकदम निश्चित दिशा में चलती है और आर्द्रता लिए रहती है और बहुत गरज के साथ बारिश करती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो पछुआ पवनों से अधिकांश वर्षा जो होती है वो किस गोलार्ध में होगी? दक्षिणी गोलार्ध में, और गरज के साथ बारिश करती है। तो नाविकों ने उसके गरज के आधार पर इसका नामकरण रखा है। इसके आधार पर? गरज के आधार पर। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में गरज के साथ वर्षा करती है, गरज के साथ वर्षा करेगी। तो जब गरज के साथ वर्षा करेगी तो इसको नाविकों द्वारा निम्न नाम दिया गया है। नाविकों द्वारा निम्न नाम दिया गया। 3 एंगल से गुजरता है, तो तीनों का जो है वो अलग अलग नाम है। जैसे ये 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचेगा, 14 डिग्री अक्षांश पर, तो इसको गरजता चालीसा बोलेंगे। यानी रोरिंग 40s। अब 50 डिग्री पर ये पहुंचेगी है, तो इसको बोलेंगे प्रचंड 50। प्रचंड 50 यानी फ्यूरियस 50s। फ्यूरियस 50s। और 60 डिग्री पर ये पहुंचेगा तो इसको चीखता 60 बोलेंगे। चीखता 60 यानी श्रिंकिंग 60s। और इस तरह का वायु नहीं चलेगा आपको कहां? उत्तरी गोलार्ध में। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एक तीसरा है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, इसको इंग्लिश से बोलेंगे पोलर विंड। पोलर विंड। अब देखिए ये क्या कि ऊपर में 90 डिग्री से लेकर करके, दिवाकर है बोला याद करवा देंगे, तो 90 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक। तब यहाँ क्या है कि 60 डिग्री जो है 90 डिग्री के तुलना में निम्न वायु दाब का है, और ठीक है, और 60 डिग्री के तुलना में 90 डिग्री उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। तो एक पवन 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलेगी, लेकिन इस पवन के द्वारा भी बारिश नहीं की जाएगी और इसकी कोई बहुत बड़ी महत्ता नहीं है। चूंकि ये 90 डिग्री से 60 चलेगी, इसलिए पवन की दिशा जो है उलट जाएगी, जहां से आएगी उसी की ओर भाग जाएगी। तो ये कुल 3 प्रचलित पवन थे। अब देखिए कि ये पवन तो आपको हम याद करा रहे हैं, इसको समझाना नहीं है। ये जो सामयिक पवन है, सीजनल पवन है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो सीजनल पवन में 3 पवन हमको आपको पढ़ाना है। एक जो पवन है उसको हम लोग बोलेंगे मानसूनी पवन। तो ये मानसूनी पवन को विस्तार से हम लोग भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें और इनलार्ज करेंगे।
यहाँ सिर्फ इसका एक पूर्ति के लिए बताना ये चाहते हैं कि ये जो मानसूनी पवन है ये वास्तव में जो व्यापारिक पवन है उसी का एक उपभाग है, और ये सीजनल रूप से यानी मानसूनी रूप से ये डेवलप होता है। ये चलता कहाँ है? तो हिंद महासागर जो आप देख रहे हैं नीचे में, हिंद महासागर जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से इस ओर चलेगा भारत की ओर, और कुछ भाग इसके दक्षिणी पूर्व एशिया की तरफ भी चलेंगे। तो ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है कि इसमें सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का कारण उत्तरदायी होता है। जो जून का महीना आया या मई का महीना आया तो सूर्य उत्तरायण हो गया, नहीं यहाँ तक, यहाँ पर पहुंच गया। 23 डिग्री आपका भारत में यहाँ से गुजरता है बीचों बीच से। इससे ये क्षेत्र जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर जो हिंद महासागर में है यहाँ पर जो वायु है उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। साथ ही साथ जल है तो इसके पास आर्द्रता है। तो ये मई महीने में हवाएं इधर से इधर की ओर चलती हैं। अब फिर सितंबर का महीना आता है तो ये इधर से चली आती है इस तरफ, सूरज दक्षिणायन हो जाती है। तो नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते पूरा ये दक्षिणी गोलार्ध में सूरज चला आता है। तब क्या होता है कि यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है और यहाँ उच्च वायुदाब का। तो फिर ये पवनें उल्टा हिंद महासागर की ओर चलती है, यानी 6 महीना जो है वो हिंद महासागर से भारत की ओर चलेंगी मानसूनी पवनें, और 6 महीना भारत से हिंद महासागर की ओर चलेंगी। तो ये मौसम अरबी का एक शब्द है मौसम। मौसम का अर्थ ही होता है कि 6 महीना एक दिशा में चलना और 6 महीना में दूसरी दिशा में चलना। और इस हवा का पता अरबों ने सबसे पहले लगाया था, इसीलिए उसको मौसम कह दिया और उसी शब्द से मानसून शब्द निकल गया। तो सामयिक पवन का यह एक रूप हुआ। सामयिक पवन का दूसरा रूप जो है स्थलीय समीर और सागरीय समीर है। तो स्थलीय समीर और सागरीय समीर क्या है कि आप जानते हैं कि भूमि जल्द गर्म होती है और जल्द ठंडी होती है, और जल इसकी तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब दिन का प्रकाश पड़ता है इस धरती पर तो जल पर भी पड़ता है और स्थल पर भी पड़ता है। तो स्थल चूंकि जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए दिन में स्थल निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और जल उस तुलना में गर्म नहीं होता है, इसलिए सागरीय भाग उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जो तटीय भाग है, जो कोस्टल एरिया है, वहां दिन के समय में सागर से स्थल की ओर तट की ओर हवाएं चलती हैं। तो दिन के समय सागर से स्थल की ओर जो हवाएं चलेंगी उसको सागरीय समीर कहते हैं। ये दिन में चलेगा। अब सूरज डूब गई तो परिस्थिति चेंज कर जाएगी। कैसे कि सूरज जैसे ही डूबा तो जल्दी गर्म ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी रोशनी नहीं मिल रही है, और वहां ठंडा देर से होगा। कहां? जल में। तो यहां जल्दी ठंडा होगा, वहां देर से। इसका मतलब कि जल्दी ठंडा हो गया तो इसका अर्थ है कि यहां उच्च वायुदाब रात में हो गया स्थल पे, और वहां निम्न वायुदाब हो गया रात में। क्योंकि अब सूरज का प्रकाश पड़ नहीं रहा तो जो गर्मी थी दिन वाली वो समुद्र छोड़ देगी तो निम्न वायुदाब में कन्वर्ट कर जाएगी। तो रात्रि में स्थल से सागर की ओर समीर चलता है, तो इसको हम लोग स्थलीय समीर बोलते हैं। तो जलीय समीर का सागरीय समीर कब चलेगा? दिन में, और स्थलीय समीर कब चलेगा? रात में। चलने के पीछे जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से सामयिक पवन सीजनल विंड का एक तीसरा रूप भी है जिसको हम लोग घाटी समीर और पर्वत समीर बोलते हैं। ठीक है? तो घाटी समीर और पर्वत समीर में भी यही नियम लागू होता है कि दिन के समय जो घाटी जो पर्वत होती है, यानी इस ढंग से अगर आप लीजिए इसको कि ये हो गया ऐसे, तो ये तो पर्वत हो गया और ये भाग क्या हो गया? घाटी हो गया, है ना? तो दिन के समय में सूर्य प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब
कि पर्वत गर्म हो रहा है। तो पर्वत जब दिन के समय गर्म हो रहा है तो इसका मतलब निम्न वायु दाब होगा, ये लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला जो घाटी है ये क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, यानी हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। तो दिन के समय हवाएं कैसे चलेगी, घाटी से पर्वत की ओर, तो इसका मतलब ये घाटी समीर हो जाएगा, दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर चलेगा। लेकिन रात्रि में ही उलट जाएगा। ये चलिए एक पिक्चर बना देते हैं डे टाइम में, यानी दिन में, इसको मिटा देते हैं, इसमें हम कर देते हैं नाइट में। तो नाइट में क्या हो जाएगा कि अब सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो यहां हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा यानी पर्वत पर, और घाटी क्या हो जाएगा, एलपी हो जाएगा यानी लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। तो हवाएं रात्रि में कहां चलेगी, पर्वत से घाटी की ओर, तो इसलिए इसको पर्वतीय समीर बोलेंगे। तो घाटी समीर कब चलेगी, दिन में, और पर्वतीय समीर कब चलेगी, रात में। तो ये सिर्फ टेक्निक है, उसको जान लीजिएगा तो आप कभी भी इसमें न ही समुद्री समीर और न ही स्थलीय समीर, न ही घाटी समीर और न ही पर्वतीय समीर में आप कंफ्यूज कीजिएगा। क्लियर। तो ये पवन के जितने खंड थे मैंने आपको पढ़ाया, बाकी जो स्थानीय पवन हम याद करा रहे हैं तो सब का सब आपको याद हो चुका है। इस तरीके से पवन हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।